समझ से परे है वो ये कि अभी तक सरकार 5 ईयर प्लान के साथ चल रही थी, लेकिन अब जो बजट जब पेश किया कल वित्त मंत्री ने, तो ये कहा कि आज़ादी के अमृत काल में जो है भारत वो एंट्री कर रहा है, यानी कि 25 साल के विजन के साथ हम भारत को देखेंगे। तो सर, आम आदमी चाहता है कि अभी विकास हो, आने वाले 21 साल में विकास हो, लेकिन 25 साल के विजन के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं? इसमें आपको छोटा सा मैं आपको ब्रीफ दूंगा। हम लोग पहले छोटे छोटे कदम रख रहे थे, जिसमें कि 5 ईयर प्लानिंग चलती थी। एक अमृत काल में हम लोग आ गए हैं जहाँ हमको दौड़ना पड़ेगा। अगर हम दौड़ेंगे नहीं तो हम विश्व के साथ कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो सरकार चलाने का तरीका हो। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हमारे देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। वो मुख्यतः उसमें घास बोई जाती है। घास मतलब कि चावल या गेहूँ, पूरा देश इसके ऊपर निर्भर रहता है। बाकी जो छोटे छोटे और चीज़ें होती हैं, मगर उसके अंदर भी निर्भरता जो थी वो भगवान भरोसे था। बारिश अगर समय पर हो गई तो सब कुछ सही है, नहीं हुई तो किसान फिर रोड पे आ जाता था। अब अगर लॉन्ग विजन रख के चलेंगे और सरकार को ये चीज़ तय करनी होगी कि अगले 25 साल में किसी किसान या उद्योग की परिस्थिति यहाँ पे है, इसका बेंचमार्क ये है, तो हम वहाँ तक कैसे लेके जाएंगे। तो जब तक कि विजन हमारा क्लियर नहीं होगा अगले 20 या 25 साल के लिए, तो हम लोग प्रगति नहीं कर सकते। ये एक अच्छा कदम है जिसको कि हम बोल सकते हैं कि स्वागत योग्य है। इंडस्ट्री एज वेल एज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स दोनों को ही सहायक करेंगे। सर, एक चीज जो बार बार सरकार भी जिक्र कर रही है, एक्सपर्ट्स भी जिक्र कर रहे हैं कि अभी बीते 1-2 वर्षों में के शेप इकोनॉमी जो है वो बिल्ड हो रही है, यानी कि जो रिच है वो और रिच होता जा रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। इसके चलते काफी लोग कह रहे हैं कि ये जीरो सम बजट है, यानी कि मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, सैलरी क्लास के लिए कुछ नहीं है, यूथ के लिए कुछ नहीं है, एमएसएमईज के लिए कुछ नहीं है। तो सर, ऐसा बजट किस तरह का? आप मान के चलिए ये बजट हर रूप से कार्य करेगा। तो सरकार जब कार्य करती है तो वो एक इकोनॉमिक्स का थर्ड फैक्टर लेके चलती है। इकोनॉमिक्स का थर्ड फैक्टर में आपकी बात को आगे रखता हूँ कि अमीर और अमीर होते जाते हैं, एक किसान और गरीब होते जाता है। उस पर थर्ड फैक्टर सरकार काम करती है कि वो हम उद्योग को या किसान को कम ब्याज पे ऋण उपलब्ध कराती है। जब वो उपलब्ध कराती है तो किसान को तो मान के चलिए कि नाम मात्र का ब्याज होता है, मगर उद्योग जो है, औद्योगिक क्षेत्र को फिर भी ब्याज मिलता है। मगर आज के दिन में ब्याज की दरें भी कम हो रही हैं। और अगर इसको सरकार थर्ड फैक्टर का काम करती है तो वो उस हिसाब से करती है कि उस विशियस सर्कल से वो बाहर आ सके। ये उसी के ऊपर आधारित है। मान के चलिए कि थर्ड फैक्टर काम करेगा, पहले भी करता था, मगर पहले आपने सुना था कि सरकार का 1 रुपया चलता था तो 5 पैसे पहुँचते थे। अब वर्तमान सरकार में हम ये बोल सकते हैं कि दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने के बाद हमको सब चीज़ों का ट्रैक रख पा रहे हैं कि ये चीज़ कहाँ तक पहुँची। अब वो 1 रुपया चलता है तो हमारे पास 90 पैसे पहुँच रहा है, या 1 रुपये पहुँच रहा है, या 50 पैसे पहुँच रहा है। एट द एंड ऑफ ईयर हमारे पास वो फिगर्स होती हैं और हम सरकार को घेर पाते हैं। उसी के हिसाब से अगले साल का बजट भी तैयार होता है। सर, एक चीज़ जो अच्छी दिखाई पड़ रही है बजट में वो ये है कि टैक्स बढ़ा नहीं है, मतलब यानी कि जहाँ था वही है, बढ़ा नहीं है। और इंडस्ट्रीज के लिए चीज़ अच्छी है कि टैक्स रिटर्न अगर नहीं दिया है या कुछ गड़बड़ी हो गई है तो अगले आने वाले 2 वर्षों तक भर सकते हैं। तो ये चीज़ एक आप सबके लिए फ़ायदा है जो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो मध्यम वर्ग है वो इससे खुश नहीं है शायद। देखिए, आप बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की। हाँ, इनकम टैक्स के अंदर हमको ये एक प्रावधान दिया गया है कि कोई भी हमारे टैक्स रिटर्न भरने के अंदर कोई भी गलती हुई है या हमको लगता है कि हमने ये चीज़ छोड़ दी है तो हम रिवाइज रिटर्न भर सकते हैं, 2 साल का दे सकते हैं। हाँ, टैक्स स्लैब्स में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी गई, कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया, मगर एक जो सीमा थी जो कि मध्य वर्ग चाह रहा था कि वो बढ़े और उसको काफ़ी वक्त से आस कर रहा है। ये मेरे ख्याल से पिछले 8-10 साल हो गए, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। मगर हमको यहाँ ये भी देखना है कि कोई टैक्स बढ़ाया भी नहीं है। ठीक है, वो दोनों चीज़ों को बैलेंस किया गया है और उसके हिसाब से देखें तो। मगर एक चीज़ मैं यहाँ रखना चाहूँगा कि जीएसटी के अंदर अभी भी उद्योगों को रोज नित्य नई तरह की परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं, जो कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना अति आवश्यक है। एमएसएमई सेक्टर अगर जिंदा रहेगा तो आपकी बड़ी इंडस्ट्रियाँ भी जिंदा रहेंगी, अदरवाइज हमको फिर से इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। जो एक विजन प्रधानमंत्री मोदी जी का है कि मेक इन इंडिया होना चाहिए, उसके ऊपर एमएसएमई के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर जीएसटी को हम सरल कर पाएँ और 1 नेशन 1 टैक्स के दायरे में लेके आए तभी कुछ फायदा।
कुछ और सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, सभी से डिस्कस करेंगे कि 2022 का जो बजट आया है वो कितना कारगर रहा। इसी पर चर्चा करने हमारे साथ मौजूद है सरबजीत सिंह जी, जो हमें बताएंगे कि एमएसएमई यानी कि 2022 के बजट में एमएसएमई सेक्टर को कितनी रियायत मिली है। एमएसएमई सेक्टर के बारे में कहा जाए तो सरकार ने अपनी तरफ से जो भी प्रयास किए हैं स्वागत योग्य हैं। इसमें एक तो इनकम टैक्स में रियायत दी है, अगर किसी से कोई रिटर्न करने में गलती मिस्टेक हो जाती है तो उसे 2 साल तक करेक्ट कर सकता है। कुछ लोन्स के लिए रियायत दी गई है। ऐड का रेट जो पहले 18% था उसे कम करके 15% किया गया है, वो भी एक एमएसएमई सेक्टर के लिए फ़ायदेमंद है। कुछ सरकार से और भी अपेक्षाएँ थी इसमें, कॉर्पोरेट टैक्स में कुछ कमी करने के लिए एमएसएमई सेक्टर ने डिमांड रखी थी, और जिस पे कोई कार्रवाई, जिसके लिए कोई घोषणा की नहीं गई है। जीएसटी में सरलीकरण के लिए जैसे कि हमारे चैप्टर चेयरमैन विशाल गौतम जी ने भी कहा है, सरलीकरण की बहुत आवश्यकता है, जिसमें कि एमएसएमई सेक्टर एक तरीके से जूझ रहा है उसमें। जी सर, बाजू में हमारे साथ बैठे हैं प्रमोद गुप्ता सर जी। सर, आपका क्या टेक है एमएसएमई पर? क्या लगता है कि 2022 में कितनी रियायत मिली है? एमएसएमई के लिए बजट बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम्स है, बट इसमें कुछ गवर्नमेंट ने कुछ पॉइंट्स छोड़े हैं, जैसे कि सब्सिडीज। पहले सब्सिडी होती थी न्यू इक्विपमेंट, न्यू मशीनरी के लिए, बट गवर्नमेंट ने इस पर अभी भी होल्ड लगाया हुआ है। सेकेंडली, आपका सिंगल विंडो, अगर आप कोई नई इंडस्ट्री लगाते हैं गवर्नमेंट, तो सिंगल विंडो पेपरलेस वर्क के लिए था, बट स्टिल वो अभी भी मल्टी लेवल ही चल रहा है। तीसरा था इंडस्ट्रियल प्लॉट्स। इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए गवर्नमेंट ने स्मॉल एमएसएमई के लिए कोई हेल्प नहीं करी अभी तक। बड़े प्लॉट्स हैं और छोटे प्लॉट्स जो चाहिए इंडस्ट्रीज को वो नहीं मिल पा रहे हैं। उसके अलावा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाए तो गवर्नमेंट ने नो डाउट काम हो रहा है, बट स्टिल इम्प्रूवमेंट की इसमें रिक्वायरमेंट है। सर, एक सवाल जो बार बार विपक्ष भी खड़ा कर रहा है और जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि जीरो सम बजट है, यानी कि एमएसएमई को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, तो एक लाइन में बता दीजिए सर। नहीं, एमएसएमई में ऐसा नहीं है, इंक्लूड तो है, बट जो जैसे कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न है 2 साल के लिए, आप उसमें अगर आपका कोई करेक्शन कर सकते हैं, बट स्टिल कमी है, गवर्नमेंट में इसमें कमी है। जी सर, बगल में बैठे हैं हमारे साथ शिशुपम त्यागी जी, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करेंगे हमारे साथ। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे का जो नेटवर्क है उसको एक्सपैंड करने के लिए 25,000 किलोमीटर यानी कि 2023 तक इसको एक्सपैंड करने का जो है वो वादा किया गया है, तो क्या आपका टेक है सर इस पर? आपकी बात बिल्कुल सही है। जो बाहर की सड़कें हैं, जो नेशनल हाईवेज हैं, उन पर सरकार बहुत ध्यान दे रही है, बहुत तेज़ी से काम भी हो रहा है। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ जो इंडस्ट्रीज के अंदर की सड़कें हैं, वहाँ की अगर सड़कों की हालत देखोगे आप, तो कई जगह पर ऐसी स्थिति है कि ट्रांसपोर्टर मना कर देता है अपने ट्रक भेजने के लिए, क्योंकि वहाँ बड़े ट्रक या छोटे ट्रक भी जाने की स्थिति में सड़कें है ही नहीं। वाटर सीवरेज है, उसका कोई पानी की निकास नहीं है, जरा सी बारिश पड़ने के बाद ही सब इंडस्ट्रीज एरिया में जाना दुर्भर हो जाता है, वहाँ जा ही नहीं सकते आप। तो उसके लिए कोई व्यवस्था इस तरह की बजट में होनी चाहिए कि इंडस्ट्रीज, जहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज एरिया है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ स्पेशल एलोकेशन होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। केवल इंडस्ट्रीज को प्लॉट अलॉट कर दिया, लैंड अलॉट कर दिया, और उसके बाद कोई उधर ध्यान ही नहीं दिया जाता, जिससे बहुत ही हालत खराब है। आप कहीं भी अगर किसी भी इंडस्ट्रीज एरिया में चले जाओ, मैं केवल ग्रेटर नोएडा की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ पूरे यूपी के किसी भी आप इंडस्ट्रीज एरिया में चले जाओ, तो वहाँ आप कार लेकर पहुँचना बड़ा आपके लिए दुर्भर हो जाएगा। सर, एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगी, 2015 के बजट की बार बात हो रही है, क्योंकि एक तरह से मॉडिफिकेशन है 2015 के बजट का, क्योंकि उसमें भी ये बात कही गई थी कि बस्तियों को सड़कों से जोड़ा जाएगा, मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएगी। तो ऐसे तो शायद सिर्फ वादों में और पेपर्स में दिख रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं है। तो सर, क्या आपका टेक है इस पर? इसमें मेरा टेक यही है, बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट्स की नीयत पर मैं सवाल नहीं उठाऊंगा, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट का पूरा ध्यान कोरोना से निपटने में लगा रहा है, क्योंकि वो एक विश्वव्यापी समस्या थी और एक ऐसी स्थिति थी कि लोगों को अपनी जान बचाने की प्राथमिकता बन गई थी, सबने घर बैठ गए थे अपना। तो सरकार की भी यही था कि किस तरह से इस स्थिति से उभरा जाए। अब स्थिति सुधर रही है,
तो मुझे लगता है आने वाले 1-2 सालों में स्थिति बहुत सुधरेगी। ठीक है। अब हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैड रहमान जी, जो कि टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। हालांकि एक रिहायत है, अच्छी खबर है कि जो ग्रीन विजन है सरकार के, कल वित्त मंत्री ने हमें बताया ग्रीन विजन है, डिजिटलाइजेशन पर जो है वो हम देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं भारत को लेकर। तो आपका क्या टेक है सर इस पर कि ये जो बात कही गई है कि जो बच्चे हैं वो बाहर जाके नहीं पढ़ सकते हैं, उन्हें हम डिजिटली यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करेंगे तो अपने घर बैठे वो पढ़ सकते हैं। इसमें सरकार की पहल जो है वो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी आने से बहुत सारी जो चीज़ें थी वो रीच एंड यूज़र तक पहुंच गई है। और जो पेंडेमिक आया था उसका एक पॉजिटिव साइड ये था कि लोगों ने प्रैक्टिकली घर से और रिमोट जगह से काम करना शुरू कर दिया था पेंडेमिक की वजह से। तो वो एक्सपीरियंस गवर्नमेंट को काम आया और अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि जो यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर्स है वो पूरे इंडिया के लिए काफ़ी नहीं है, तो उसको रीच पहुँचाने के डिजिटली पहुँचा सकते हैं। तो एक ही प्रोफेसर एक ही टाइम पे मल्टीपल और हंड्रेड्स ऑफ लोगों को पढ़ा सकता है या थाउजेंड्स ऑफ लोगों को पढ़ा सकता है, तो वो रीच आसान हो जाएगी। उसके लिए डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉस्ट आएगी वो गवर्नमेंट भी ये करने को तैयार है और सोसाइटी भी उसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार है। यहाँ पे एक मुद्दा ये आता है कि हमारे पास अभी डिजिटल हर चीज़ पोर्टल पे आ गई है, बट इतने पोर्टल हो गए कि वो कन्फ्यूज़न सा हो गया है। तो गवर्नमेंट को इंडस्ट्री स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक पोर्टल्स होने चाहिए जहाँ पे यूनिफाइड सिस्टम हो, न कि एक ही काम के लिए 4 पोर्टल पे जाते हैं। एग्जांपल के लिए अगर अथॉरिटी में, यहाँ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में कोई अप्लाई करना है किसी रिक्वेस्ट के लिए, तो पहले निवेश मित्रा में जाते हैं, वहाँ से फिर पोर्टल ट्रांसफर होता है GNID के पोर्टल पे, फिर वो बैंकिंग पोर्टल पे आता है, फिर 3-4 पोर्टल के बीच में वो कन्फ्यूज़न हो जाता है और चीज़ें टाइम से नहीं हो पाती हैं। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि पोर्टल का यूनिफिकेशन करें और आसानी तक पहुँचे यूजर तक। सर एक चीज़ और जो बार बार मन में आ रही है वो ये कि लोअर मिडिल क्लास यानी कि जो गरीब वर्ग है उसके लिए ये ग्रीन विजन है, डिजिटलाइजेशन का जो प्लान है वो है, लेकिन सर घर देने की बात हो रही है, उन्हें सुविधाएं देने की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है जब घर नहीं है, बेसिक सुविधाएं नहीं है, तो टीवी भी नहीं होगा, तो किस तरह से डिजिटली कनेक्ट करेगी सरकार? इसमें 2-3 तरह के स्कोप्स दिख रहे हैं गवर्नमेंट को। एक तो ये है कि कम्युनिटी कनेक्ट इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पे लोग गरीब रह रहे हैं, जिनके पास घर नहीं था या रिसोर्सेज नहीं थे या स्कूल नहीं जा पाते थे, उनके लिए उनके ही मोहल्लों में स्क्रीन के थ्रू, शेयरिंग के थ्रू डाटा वहाँ तक पहुँचे। और जो कम्युनिटी सेंटर या इस तरह के सामुदायिक केंद्र होते हैं वहाँ पे वो स्कूल या उनके लिए अवेयरनेस कैंप्स लगाए जाए, जहाँ उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। अगर जो अनस्किल्ड लोग हैं या जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनको स्कूल तक लाने के लिए उनको मोटिवेट किया जाए। जी, इसी पर चर्चा करने JS लाना जी भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि बैंकिंग पर बात करेंगे। सर कल के बजट में ये कहा गया कि पोस्ट ऑफिस को बैंक से लिंक किया जाएगा, सो क्या कुछ इसमें देखने को मिल सकता है? सुविधाएं आम इंसान को क्या मिलेंगी इससे? मैडम ये एक बहुत अच्छा कदम है। अगर पोस्ट ऑफिस जो आज पोस्ट ऑफिस के हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, अगर इसको पोस्ट ऑफिस को लिंक कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली लिंक कर दिया जाएगा, तो पोस्ट ऑफिस बैंक की तरह काम कर सकते हैं। मैं इस बजट के बारे में कहना चाहूँगा, ये बजट को इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ बजट नहीं है, जिसको कि हम बहुत लोक लुभावन बजट बोले हैं। जैसा कि सबको पता है, पैंडेमिक की वजह से पिछले 1.5-2 साल से हम MSME स्पेशली बहुत संकटों से जूझ रही है, और सबसे बड़ी समस्या जो उनकी है फाइनेंस की प्रॉब्लम है। उस फाइनेंस के लिए अभी तक कोई बजट में कोई ऐसा कोई स्पेशल पैकेज नहीं दिया है। गवर्नमेंट की एक स्कीम थी, GECL बोलते हैं इसको। फर्स्ट वेव में 20% ऑफ दी CC लिमिट जो 28 फरवरी 2020 को आपका बैलेंस था, उसका 20% ऑफर किया गया। सेकेंड वेव में 10% फिर से ऑफर किया गया। ये सिर्फ, इसके अलावा हमें कोई सरकार से कोई सपोर्ट नहीं मिला। हमारा ये मानना, हमारे एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा थी, बट ठीक है, जो मिला है उससे काम चलाना है। लेकिन इस इंटरेस्ट के ऊपर भी जो हम ये जो 20% या 10% 2 इंस्टॉलमेंट में मिला है, इसकी इंटरेस्ट भी हमको पे करना है, और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना है। मोनिटोरियम का पीरियड 1 साल से 2 साल तक बैंकों ने रखा है, उससे कुछ रिलीफ मिला है। पर अगर हम चाहते हैं अगर उसमें कुछ इंटरेस्ट में सब्सिडी मिलती है तो शायद ज़्यादा बेहतर रहता। एनीवे, जितना मिला है उससे काम चलाना है। एक हमारी सरकार से एक रिक्वेस्ट और है, एक MSME के लिए पेमेंट डिले समाधान योजना है जो बहुत अच्छी चल रही है स्कीम, लेकिन उसमें प्रोसेस बहुत डिले हो रहा है। जब आप ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करते हैं, नोटिस तो सेम डे पहुंच जाता है,
लेकिन नोटिस से लिटिगेशन तक जाने में लगभग 3 या 4 महीने का समय मिल जाता है। जी। वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसमें सरकार को थोड़ा सा कुछ करना चाहिए ताकि ये काम थोड़ा जल्दी हो। तो हर एक तरह से हर चीज़ पर बात करें कि बजट में क्या कुछ आया है 2022 के, कंक्लूजन सभी से ले लेते हैं कि कैसा बजट है। सर एक लाइन में कंक्लूड कर लीजिए कि 2022 का जो एक बजट है वो कुल मिलाकर प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं? लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो प्रॉफिटेबल है। हम लोगों को उसको इनटेक कैसे करते हैं, उसको कैसे हम लोग अपने लिए फायदेमंद लेके आ सकते हैं। सरकार ने हमको कुछ एक चीज़ें जो डाली हैं, जैसे आपका प्रधानमंत्री आवास योजना या नल जल योजना, उसमें कैसे जोड़ के अपने व्यापार को या उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं। बहुत सारे कारण हैं, उनको हमने कैसे लेते हैं और कैसे उससे जुड़ते हैं, वही हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो आपके हिसाब से प्रॉफिटेबल है। सर आपके पास आ रही हूँ सरबजीत सिंह जी, एक लाइन में कंक्लूड कर दीजिए कि जो बजट है 2022 का वो कैसा है? बजट स्वागत योग्य। स्वागत योग्य है। सर आपसे पूछना चाहती हूँ प्रमोद गौतम जी। गुप्ता जी। बजट इज ओके, नो डाउट, बढ़िया बजट है। अच्छा सर आप भी बता दीजिए। दूरगामी बजट है। सरकार ने कैपिटल खर्चे बढ़ाए हैं तो भविष्य में एमएसएमई को बिल्कुल फायदा होगा। तो हमें भी उम्मीद है कि आने वाला भविष्य सुनहरा होगा। बजट ओवरऑल बजट जो है वो काफ़ी पर्सपेक्टिव दिख रहा है पॉइंट ऑफ एमएसएमई इंडस्ट्री के, कि बहुत सारी इंडस्ट्री को इससे बेनिफिट होगा। इनडायरेक्ट बेनिफिट ज़्यादा है, डायरेक्ट कम है। सर इस बार ऐसा लग रहा था कि एक बहुत लोग बजट मिलेगा इलेक्शन को मद्देनजर देखते हुए, पर इट इज अ हार्ड बजट, इट इज गुड। तो आईआईए की टीम से पूछने के बाद जो एक सार हमें मिला है वो ये है कि बजट जो 2022 का है वो दूर विजन देखते हुए है, भारत की आगे के साल को देखते हुए है, अच्छा बजट कहा जा रहा है। तो हर सेक्टर पे हमने बात करी, एमएसएमई को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, ग्रीन विजन को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, बैंकिंग को लेकर, और कहा ये जा रहा है, एक कंक्लूजन जो निकला है वो ये है कि बजट 2022 का एक तरह से अच्छा माना जा रहा है। इसी के साथ नोएडा व्यूज की टीम के साथ जुड़ते रहेंगे और भी मुद्दों के साथ। मेरे यानी जानी श्रीवास्तव।